जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। डीआरडीओ की तरफ से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को लेकर एक बड़ी अपडेट दी गई है, जहां पर डीआरडीओ चीफ ने कंफर्म कर दिया है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय 120 और 300 किलोमीटर रेंज वाले जो पिनाका वेरिएंट है इन पर काम कर रहा है। और डीआरडीओ को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि एक्सपेक्टेशन ये है कि इनका इंडक्शन अगले 3 से 5 वर्षों में हो जाएगा। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के अलग अलग वेरिएंट इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में है और इन्होंने हाल ही में अपनी कैपेबिलिटी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था। और अब क्योंकि डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज पिनाका को कंफर्म कर दिया है, तो इस समय भारत के डिफेंस गलियारे में इसको लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 300 किलोमीटर और 120 किलोमीटर वाले पिनाका जो है भारत को निसंदेह एक कॉम्बैट एज प्रदान करेंगे अपने एडवर्सरी के तुलना में। जैसा कि हमने कल के डिफेंस न्यूज के वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक्नॉलेज किया गया है कि चाइना उनको 40 J-35 फाइटर एयरक्राफ्ट सप्लाई करने वाला है और इसको लेकर उनको प्रपोजल भी प्राप्त हुए हैं। और तब से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इस प्रोग्राम को काफी बढ़ा चढ़ा के बता रही है। उनका तो ये मानना है कि J-35 के आते ही भारत के राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे जो जेट्स है वो धराशायी हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच अब रशिया से एक बड़ी रिपोर्ट देखने को मिली है। एक तरफ जहां इस समय भारत में डिबेट चल रही है कि अब क्या भारत को 5th जनरेशन फाइटर्स लेने चाहिए या नहीं, और दो वर्ग हमें देखने को मिल रहे हैं। एक F-35 का समर्थक दिख रहा है, तो दूसरा है मेन तौर पर Su-57 वेलन का समर्थक। लेकिन बड़ी चीज जो हमें देखने को मिली है अब वो ये है कि रूस ने अपने Su-57 फेलन वाले प्रोग्राम को और ज्यादा आकर्षक बना दिया है। जहाँ पर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि रशिया अब Su-57 के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो सोर्स कोड एक्सेस है भारत को वो भी दे सकता है। जी हाँ, या दे सकता नहीं बल्कि आप ये कह सकते हैं कि रशिया ने दे दिया है। रशिया ने कहा कि Su-57 फेलन के साथ भारत को जो सोर्स कोड का एक्सेस है वो मिल जाएगा और इसको एक रेयर वूम माना जा रहा है, क्योंकि सोर्स कोड एक्सेस का मतलब ये है कि भारत अपने मन मुताबिक इन एयरक्राफ्ट्स में जो बदलाव है, जो मॉडिफिकेशन है वो कर पाएगा। इसके पूर्व में आपको याद दिला दें कि Su-57 की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात है वो भी रूस के साथ चल ही रही है, जहां पर रूस का कहना है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सोर्स कोड और लोकल प्रोडक्शन भारत की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और भारत को अब इससे ज्यादा कोई कुछ ऑफर नहीं कर सकता। आपको याद दिला दें कि नासिक प्लांट को लेकर रूस का कहना है कि नासिक प्लांट Su-57 के प्रोडक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 200 से ज्यादा जो सुखोई 30 MKI जेट्स का निर्माण है वो किया जा चुका है और सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम भी यहीं पर चल रहे हैं। रूस का कहना है कि यहाँ पर 70% से ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो Su-57 के निर्माण के लिए पूरी तरीके से कंपैटिबल है, उनमें अतिरिक्त परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका तो दावा ये भी है कि 30% या उससे भी कम जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो चाहिए होंगे और उसके बाद Su-57 का निर्माण भारत में किया जा सकता है। यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट न सिर्फ भारत की डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करेंगे बल्कि आने वाले भविष्य में दोनों देश मिल करके इन जेट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जब से रशिया का ये मूव सामने आया है तो कहीं ना कहीं F-35 का जो प्रस्ताव है वो दबता नजर आ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि F-35 भी दुनिया का सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस एयरक्राफ्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो भारत की रिक्वायरमेंट है हमें वो देखनी होगी। हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो भी देखना है। और इसी क्रम में अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो Su-57 का ऑफर है यह F-35 को सरपास कर चुका है। हालांकि भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना ने अभी किसी भी फॉरेन फाइटर को एक्नॉलेज नहीं किया है, ना ही उन्होंने ये स्वीकार किया है कि वो किसी एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर परिस्थितियां कुछ ज़्यादा ही विषम हुई तो फिर यहाँ पर जो प्रैक्टिकल ऑप्शन है वो देखा जाएगा और ऐसे में संभावित है कि Su-57 के चांसेस बन सकते हैं। क्या आपको भी लगता है भारत को Su-57 लेना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट कैट्स वॉरियर प्रोग्राम को लेकर आ रही है। एक तरफ जहां बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट को लेकर के, तो वहीं कैट्स वॉरियर प्रोग्राम मानो कहीं दब सा गया था। लेकिन अब इस पे एक लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आई है। कैट्स वॉरियर जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्रोग्राम है, इसको लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के अंतर्गत जो लॉयल विंग मैन है कैट्स वॉरियर, इसने अपने जो इंजन टेस्ट हैं इनको पूरा कर लिया है और अब इसके पहली उड़ान की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि इसकी पहली उड़ान 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में करी जाएंगी और उसके बाद सिलसिलेवार टेस्टिंग से इसको गुजारा जाएगा। ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक लॉयल विंगमैन की भूमिका निभाएगा, जहां पर ये मैन फाइटर्स को एक एडिशनल जो सुरक्षा कवच है वो प्रदान करेगा।
क्योंकि कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में सीधा मैन्ड फाइटर्स का घुसना खासकर आज के मॉडर्न वॉरफेयर में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित नहीं माना जाता। और ऐसे में जो अनमैन्ड फाइटर्स हैं ये एनिमी के स्पेस में घुसेंगे, उनके जो लोकेशंस है उनको आइडेंटिफाई करेंगे और इससे बहुत सारे मिशन एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैट्स वॉरियर सिर्फ स्ट्राइक मिशन में यूज़ नहीं आएगा, बल्कि ये सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और दूसरे जो मिशन है उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके अलावा इसमें आपको इंटरनल वेपन बेस देखने को मिलेंगी, जिसमें ये एडिशनल जो वेपनरी है, जिसमें डीआरडीओ का शॉ हो गया या फिर एयर टू एयर मिसाइल्स हो गई, उनको कैरी करने में सक्षम होगा। और ये जो हमारे एनिमी के हाई वैल्यू एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करके मैन्ड फाइटर्स को एक सुरक्षित रास्ता प्रदान करेगा, जिससे कि आगे के स्ट्राइक मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए जा सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अस्त्र मिसाइल प्रोग्राम को लेकर के। डीआरडीओ की तरफ से कंफर्म कर लिया गया है कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का जो फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल है ये शुरू हो चुका है। इसके अलावा अस्त्र मार्क 3, जिसको गांडीव के नाम से हम जानते हैं, इसको लेकर बताया गया कि इसके जो लाइव फायरिंग टेस्ट हैं ये यथाशीघ्र शुरू कर दिए जाएंगे। आपको याद दिला दें कि भारत इस समय अस्त्र सीरीज की जो मिसाइल्स है उनको विकसित कर रहा है, जो कि स्वदेश निर्मित बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स होने वाली हैं। इस सीरीज की सबसे पहली मिसाइल जो कि अस्त्र मार्क 1 है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर की है, ये ऑलरेडी भारतीय वायुसेना की सर्विस में है, जहां पर इसे सुखोई 30 AMKI और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में कैरी किया जाता है। आने वाले भविष्य में ये मिग 29 और राफेल जैसे प्लेटफॉर्म्स में भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस सीरीज की दूसरी मिसाइल है अस्त्र मार्क 2, जो कि इस समय अपने ट्रायल से गुजर रही है और फाइनल ट्रायल इसके होने वाले हैं या हो रहे हैं, सॉरी। यहाँ पर यह मिसाइल 160 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है और इसको देसी मीटियोर की संज्ञा दी जाती है। इस सीरीज की सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र मार्क 3, जिसको हम गांडीव के नाम से जानते हैं, और ये क्रमशः 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता के साथ आती है, जो कि SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी को होस्ट करती है और इसके चलते ये लॉन्ग रेंज में जो स्ट्राइक है वो कर सकती है। अस्त्र मार्क 3 का जो मुख्य निशाना होता है वो एनिमी के हाई वैल्यू एसेट, जिसमें उसके फाइटर जेट, एवैक्स हो गए या फिर टैंकर एयरक्राफ्ट हो गए, उनको तबाह करने का काम ये करती है। हमारे अगली बड़ी अपडेट भी DRDO को लेकर आ रही है, लेकिन ये अपडेट है तेजस के संबंध में। एक सभा को संबोधित करते हुए DRDO चीफ ने कंफर्म कर दिया है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाना शुरू किया गया है। और इसी क्रम में DRDO का मानना है कि अगले 3 से 4 वर्षों में भारतीय वायुसेना को सभी 83 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 2021 में साइन किया गया था, ये डिलीवर कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी तेजस का जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ाया जा रहा है। इंजन के अभाव में जो डिलीवरी है वो अभी तक प्रभावित हुई थी, लेकिन उनको इस चीज़ का पूरा अनुमान है या पूरा भरोसा है कि अगले 3 से 4 वर्षों में जो सभी 83 फाइटर जेट्स हैं वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। आपको याद दिलाते चले कि यहाँ पर 83 के ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं और एडिशनल 97 जेट्स पाइपलाइन में हैं, यानी इनका ऑर्डर प्लेस किया जाना है और HAL की जिम्मेदारियां अब यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। HAL को ऑलरेडी भारतीय वायुसेना लेट लतीफ़ी के चलते क्रिटिसाइज करती रही है, लेकिन अब शायद हमें बहुत जल्दी कोई बड़ी और पॉजिटिव रिपोर्ट इस प्रोग्राम में देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।